हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एस एस सी फॉर फिजिक्स से। आज का जो हमारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड सॉल्व इट ऑब्टेन द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। मैं आपको बता दूं, मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, उन्हीं का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये हमारा यूनिट नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। सबसे आपको इजीएस्ट वे में बताऊंगा अब तक का, बहुत ही सिंपल, बस आपको एग्जाम में उसको सॉल्व करके जाना है। इजीएस्ट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख के लाना है। जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन हो जाएगी, या फिर मैं गूगल ड्राइव की हेल्प से आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो पर नया आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक वन डायमेंशनल बॉक्स मानता हूँ। दिस इज द वन डायमेंशनल बॉक्स। ये क्या है, हमारा एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है, ये वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया। इसमें हमारा क्या है, एक फ्री पार्टिकल है। दिस इज द फ्री पार्टिकल। ये हमारा एक फ्री पार्टिकल है। ठीक है, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा पार्टिकल ऐसे लिख दिया हूँ, समझ लेना। ठीक है, ये हमारा फ्री पार्टिकल है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पोटेंशियल वेल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वन डायमेंशनल बॉक्स भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पोटेंशियल वेल से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी वन डायमेंशनल बॉक्स लिख के पूछ लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में आपको ये डेरिवेशन प्रूव करना है। ठीक है, देखो अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन मानते हैं। कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन मानते हैं उसको ध्यान से समझो। पहला हम लोग मानते हैं इसमें x बराबर 0, सेकेंड हम लोग मानते हैं x बराबर एल। अब देखो वन डायमेंशनल बॉक्स है तो ऑब्वियसली बात है, मैं किसी एक लेंथ की बात करूंगा तो मैं इसकी यल लेंथ की बात करूंगा, वो भी ओनली, और ना इसकी मैं हाइट की बात करूंगा, ना ही मैं इसकी विड्थ की बात करूंगा। ये मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज हम लोग वन डायमेंशनल बॉक्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर एल, ये हमारा बाउंड्री कंडीशन हो गया। जब x बराबर 0 होता है तो यहाँ पर जो साई जो फंक्शन होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जब x बराबर l होता है तो यहाँ पर जो साई जो फंक्शन है इसका वैल्यू भी कितना होता है, 0 होता है। और जब x बराबर 0 x बराबर l के बीच में हमारा जो साई फंक्शन होता है ना, तो उसमें साई हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, साई की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। साथ ही साथ जो भी फ्री पार्टिकल होता है इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है भाई, वो भी हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट मानते हैं इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स पर नहीं लगेगा तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, जो वी होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी एज्यूम करते हैं जो ये हमारा जो फ्री पार्टिकल होता है ये बंडी पोटेंशियल बॉक्स के अंदर ही मोशन करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। यदि बाहर जाता है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कुछ ना कुछ बोली वैल्यू होगी, बस वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता दिया हूँ इस डायग्राम का, और इस सिंपल वे से बताया हूँ यार, जो बताया बस उसको ध्यान से समझ लेना यार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में आपको इसमें कुछ टर्म बता रहा हूँ। देखो जब v बराबर हमारा 0 होगा ना, जब b की वैल्यू हमारी 0 होगी, एक फर्स्ट केस, जब हमारा b 0 कब होगा, जब हमारा जो फ्री पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर होगा। जब उसके बाहर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी हो जाएगी ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो हमारा x होगा उसकी रेंज क्या होगी, जो x होगा ना वो आपका 0 से क्या होगा, अब भाई इस केस में b 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ी होगी यार, यल से छोटी होगी, जो यल है उससे लेस देन होगा। इसके लिए बात करते हैं हम लोग x की वैल्यू की। अब यहाँ पर देखो 0 बड़ा होगा x से, जब हमारा पार्टिकल बाहर करेगा तो 0 बड़ा होगा x, मतलब x 0 से छोटा होगा। यल की बात करोगे तो भाई x की वैल्यू यल से बड़ी होगी, जब बड़ी होगी तभी पार्टिकल हमारा यहाँ मोशन करेगा ना। ठीक है, तो v बराबर 0, b बराबर इन्फिनिटी के लिए तो कंडीशन हमारी बन जाती है इन वन डायमेंशनल बॉक्स में। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं आपको टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोनों ही मैं आपको ड्राइव करके बताया हूँ, तो उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। देखो मैं यूज कर रहा हूँ टाइम इंडिपेंडेंट का, मैं यूज कर रहा हूँ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का। ठीक है, देखो आपको मैं बताया हूँ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस होती क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, बिकॉज मैं दोनों का डेरिवेशन करा चुका हूँ। देखो क्या होता है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, ये होता है डेल टू साई प्लस 2m e माइनस वी इंटू साई डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तुम्हारा क्वेश्चन होता है, पर मुझे जो प्रूव करना है ना, आप देखो वन डायमेंशनल के लिए प्रूव करना है, तो वन डायमेंशनल के केस में क्या करते हैं हम लोग, फॉर वन डायमेंशनल के केस के लिए मैं बात करता हूँ, थोड़ा मैं स्केच चेंज करता हूँ।
फॉर वन डायमेंशनल के केस में। अब वन डायमेंशनल केस में मैंने आपको बताया था, देखो ये था डेल, जिसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहते थे, नेबुला ऑपरेटर भी कहते थे, ये 3D के लिए डिफाइन होता था। वन डायमेंशनल केस में मैंने आपको बताया था डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई साई माइनस का वी साई, साई का मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको? तो इतना तो बहुत सिंपल है यार। सिर्फ मैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का यूज किया हूँ, उसे 1D के लिए कन्वर्ट कर लिया हूँ। 1D के लिए मैं डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड 1D। अब देखो मुझे फ्री पार्टिकल के लिए करना है, तो फ्री पार्टिकल के लिए जब प्रूव करना है ना, तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या होगा, जो हमारा जो बी होगा ना वो 0 होगा। फ्री पार्टिकल हमने पहले बताया था, जो हमारा पार्टिकल जो फ्री पार्टिकल था उसके लिए बी 0 था, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए बी की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, अब देखो जब बी 0 होगा इक्वेशंस में पुट कर दोगे, जब हमारे इक्वेशंस में बी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, वो देखो मुझे मिलेगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर बी 0 होगा तो बी साई भी 0 होगा। बी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना। तो कितना मिलेगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसको बनाना पड़ता है क्या, एक परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में। जब भी इसको हम लोग परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में बनाएंगे, अब देखो कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं एज्यूम करता हूँ, क्या एज्यूम करता हूँ, देखो हम लोग एज्यूम करते हैं वेयर कि जो के स्क्वायर है ना, जो के स्क्वायर उसका वैल्यू कितना है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसका मैं आगे भी यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं के स्क्वायर को इस वैल्यू को एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में के स्क्वायर लिख दूंगा, बिकॉज मैं इसको के स्क्वायर एज्यूम कर लिया हूँ। तो क्या मेरे पास इक्वेशन बनेगी, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल 0। कितना सिंपल है ना। ठीक है, यहाँ पर की इक्वल टू याद रखना, की बराबर क्या है, के स्क्वायर बराबर क्या है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में थोड़ा कवर कर लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिखना पड़ेगा आपको। ये हमारा क्या है, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब भी हमारी कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है तो उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। जब इस इक्वेशंस के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं तो मैं किसी एक सॉल्यूशन को मानकर इसको सॉल्व करता हूँ। मैं लेट्स एज्यूम करता हूँ कि इसका जो एक सॉल्यूशन है ना वो फाई इक्वल टू हमारा कितना है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये हमारा कोई एक सोल्यूशन इसका मैं मान लिया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशन का यूज करूँगा। देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर इसको मैं डाल देता हूँ ए, बिकॉज इसका बहुत यूज होगा अभी आगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन का यूज कर रहा हूँ। तो बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन है ये भी देखो। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन हमारा एक्स बराबर 0 ही है यार, एक एक्स बराबर 0 है, दूसरा हमारा एक्स बराबर एल है। ये दो तो बाउंड्री कंडीशन में आपको बताया था ना, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर एल। एक्स बराबर 0 वाली कंडीशन को मैं लेता हूँ तो हमारा जो साई है वो भी 0 है। इसकी वैल्यू हम रखते हैं, किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे। रखो इक्वेशन नंबर ए में, तो वो साई इक्वेशन नंबर ए हमारा ये है। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो ए है वो मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इसमें हमें रखना है एक्स बराबर 0 एंड साई इक्वल टू 0। जब हमारा एक्स बराबर 0 होगा, साई इक्वल टू 0 का जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो ए इक्वल टू, अब ए साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए साइन 0 प्लस यहाँ पर बी कॉस 0 हो जाएगा। ए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1, तो v इक्वल टू कितना मिलेगा 0। ये मुझे एक बी की वैल्यू पता चल गई, मैंने किसका यूज किया, बाउंड्री कंडीशंस का। अब नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट में कुछ नहीं है यार, मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन मांग रहा हूँ। सेकंड जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है ना, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लिख देना यार, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, वरना आपको अच्छा लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन आप मान लीजिएगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखो, हमने एक्स बराबर एल माना है। अब देखो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में हमारा एक्स बराबर कितना है, एल है, तब भी हमारा जो फंक्शन साई है वो 0 है। साथ ही साथ मुझे बी बराबर 0, ये तीन कंडीशन मुझे पता चल गई हैं, एक्स बराबर एल, साई बराबर 0, बी बराबर 0। ठीक है, इसको वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट करोगे, तो करो भाई इक्वेशन नंबर ए में पुट, कितना आएगा, साई बराबर 0 होता तो 0 ही होगा मेरे पास। यहाँ पर कितना था, ए साइन के एक्स, ए की तो वैल्यू मुझे पता नहीं है,
साइन के इंटू एक्स बराबर हमारा यल हो जाएगा प्लस, तो जब बी की वैल्यू जीरो है ना तो ओवरऑल टर्म भी जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, ए साइन के यल इक्वल जीरो। अब देखो जीरो कैसे डिफाइन करो, अब देखो यहाँ पर ए यहाँ चला जाएगा तो साइन की यल बराबर कितना मिल जाएगा, जीरो। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन की यल बराबर साइन एन पाई, लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। साइन जीरो को डिफाइन जब करोगे ना साइन एन पाई के फॉर्म में डिफाइन करते हैं इसको। अब पिछली बार साइन से साइन कट जाएगा तो मुझे के एल बराबर कितना मिल जाएगा, एन पाई मिल जाएगा। यदि मैं के की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे एन पाई डिवाइड बाई एल मिल जाएगा, कितना मिलेगा, एन पाई डिवाइड बाई एल मिल जाएगा। ये मैंने बाउंड्री कंडीशन का यूज करके के की वैल्यू निकाल ली। अब देखो एक मुझे के की वैल्यू ये पता है, एक मुझे के की वैल्यू ये पता है, दोनों को इक्वेट करना है तो इसको मुझे के स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि इसको मैं के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं यार तो मेरे पास जो मिलेगा वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर ये मिलेगा। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो इसको मैं इक्वेशन डाल देता हूँ यार। इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ बी, इसको इक्वेशन नंबर में सी डाल देता हूँ। तो जब बी एंड सी को इक्वेट करोगे यहाँ पर लिख दो भाई बी इक्वल सी। जब इक्वेशन बी एंड सी को जब हमने बराबर किया तो जो मुझे मिलेगा कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा भाई 2m/h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, यही मिलेगा ना। यहाँ से मुझे एनर्जी ई निकालनी है तो भाई ई बराबर कितना मिलेगा तुम्हें, देखो ई बराबर मिलेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m/एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक आपको ये एनर्जी मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा मैं चेंजमेंट करूँगा, क्या करूँगा, देखो जो एच क्रॉस होता है ना, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो एच क्रॉस होता है वो h/2 होता है ना। तो एच क्रॉस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यही तो होगी ना। इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, जब वैल्यू पुट करोगे तो मुझे ई बराबर कितना मिलेगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसकी जगह पे पुट करोगे तो एच स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये आपका एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पाई से ये पाई आपका कट सकता है, काट दो। तो मुझे जो ई बराबर जो मिलेगा ना, जो मुझे ई बराबर मिलेगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड, जो मुझे ई मिलेगा वो मिलेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ml स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसका प्रूव किया हूँ, डेट इज कॉल्ड मुझे ई मिल गया। यही होता है हमारा क्वांटाइज एनर्जी। ठीक है, ठीक है, इसी को देखो यहाँ पर जो एन है ना वेरिएबल है, एन बराबर 1 हो सकता है, एन बराबर 2 हो सकता है, एन बराबर 3 हो सकता है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ भाई ई एन इक्वल टू दैट इज कॉल्ड एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है ना इस केस में, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। दिस इज द आइगन वैल्यू। आपको नीचे डिफाइन कर देना, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 1 पे निकालोगे तो वो ग्राउंड स्टेट होती है, तो ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे आइगन फंक्शन भी दिखाना है। तो आइगन फंक्शन के लिए कुछ नहीं है भाई, जो मैं इक्वेशंस आपको बताया हूँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आइगन फंक्शन के लिए क्या करोगे, मैं इक्वेशन आपको बताया था फाई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस वी कॉस के एक्स। यहाँ पर मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन बता दिया था। क्या बाउंड्री कंडीशन बताया था कि जो फाई इक्वल टू था ना, इस पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, जो फाई है ना वो जीरो था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जब हमारा एक्स बराबर कितना था, यल था। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारा बी बराबर भी जीरो था। ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशन थी, रखो यहाँ पर। तो फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा प्लस ए साइन की एक्स जगह पर एल हो जाएगा, और जब बी जीरो तो पूरा कंपोनेंट ही जीरो हो जाएगा। मतलब जो मुझे फंक्शन मिला वो मिला क्या है, ए साइन की इंटू एल बराबर जीरो, ये मुझे फंक्शन मिला है। देखो यहाँ पर फाई की वैल्यू जीरो मत रखो, बिकॉज मैं निकाल के आ रहा हूँ आइगन फंक्शन निकाल रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो रख दोगे तो अच्छी बात नहीं है। फंक्शन की वैल्यू जीरो मत रखो, बिकॉज में उसी के टर्म में मुझे डिफाइन करना है आइगन फंक्शन को, तो फाई इक्वल टू निकालना है। तो मुझे जो फाई मिला ना, तो फाई बराबर रखो ए साइन के एल। अब आपने देखो के की वैल्यू निकाला है, के बराबर निकाला था एन पाई बाई एल, तो फाई बराबर मुझे जो वैल्यू मिला वो मिला ए साइन की जगह पे क्या रखोगे, एन पाई डिवाइड बाई एल, और ब्रैकेट में भी एल बना देगो, या फिर इसी को आप
कुछ भी नहीं रखोगे तो यहाँ पर इसको एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और या फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हो ना तो इसको एक्स के फॉर्म में रखो, इसको भी एक्स के फॉर्म में रखो, इसको भी एक्स के फॉर्म में रखो। तो ये अच्छा सा आपको एक एक्यूरेट यहाँ पर भी एक्स कर देना, बिकॉज मैं फंक्शन के फॉर्म में बना रहा हूँ, ठीक है। ओनली मैं बी की वैल्यू जीरो करूँगा, बिकॉज मैं इसको मैं प्रूव कर चुका हूँ फॉर बाउंड्री कंडीशन के लिए ए और बी की वैल्यू निकाल चुका हूँ। तो बी की वैल्यू तुमने जीरो निकाली है ना, इसमें देखो बी की वैल्यू निकाली है, पर मैं यहाँ पर एक्स बराबर ये और फाइव बराबर जीरो नहीं रख रहा हूँ। क्यों नहीं रख रहा हूँ? मैं इस बाउंड्री कंडीशन का अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, याद रखना है। क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे आइगन फंक्शन निकालना है। फंक्शन जब निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वेरिएबल के फॉर्म में निकालोगे, इसलिए मैं फाइव इक्वल टू फाइव रखा हूँ और एक्स जगह पे एक्स रखा हूँ। बी इक्वल टू जीरो इसलिए क्या हूँ, बिकॉज बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। होप आप ये बात याद रखोगे। तो ये हमारा मिलेगा आइगन फंक्शन, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं भाई आइगन फंक्शन, FUNCTION, ये होती है आइगन फंक्शन का, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन आप यूज मत करना, सीधे आप बी इक्वल टू जीरो यूज करना, ठीक है। क्यों मैं बी इक्वल टू जीरो यूज किया हूँ, फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एल क्यों नहीं यूज किया हूँ? बिकॉज मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन जब भी निकालोगे फंक्शन में वेरिएबल होते हैं, तो ऑब्वियसली जब आइगन फंक्शन निकालोगे तो साई एंड एक्स के फॉर्म में निकालोगे। वी इक्वल टू जीरो में प्रूव कर चुका था, इसलिए मैंने वी इक्वल टू जीरो यूज किया। तो साई इक्वल टू ए साइन के एक्स, बस ए साइन की एक्स इक्वल टू साई, साई इक्वल टू ए साइन की एक्स, के की वैल्यू में पुट कर दिया एन पाई बाई एल इंटू एक्स। ये मेरा मिल गया आइगन फंक्शन। आइगन वेक्टर में आइगन वैल्यू में आपको ऑलरेडी बता चुका था। ये आपको एनर्जी मिलेगी क्वांटाइज के फॉर्म में। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ऐसे प्रूव करना है भाई, इतना सारा, ठीक है। जब आप इतना कुछ करोगे तब आपको साथ में 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। जय हिंद, जय भारत।